ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर हमारी हार्ड वर्किंग फीमेल लीड शाह को देखते हैं, जो कि यहाँ पर कड़ी धूप में एवरीडे इसी तरीके से मेहनत करती है कि इतने में यहाँ पर जब वो छोटू सा ब्रेक लेती है, उस समय यहाँ पर उसे बड़ी से स्क्रीन पर एक पोस्टर नजर आता है। वो पोस्टर यहाँ पर शन फैमिली की डॉटर था, जिसका अभी अभी ग्रेजुएशन होने वाला है। तो उन्होंने मिलकर यहाँ पर अपनी प्रिंसेस जैसी डॉटर का ग्रेजुएशन सेरेमनी रखा है और एक बड़ा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, ताकि उसे अच्छा लग सके। अब ये देखकर शाह को तो यहाँ पर थोड़ा सा जलेस और बुरा लगता ही है, बिकॉज उसकी लाइफ में यहाँ पर कितने सारे स्ट्रगल्स लिखे हुए हैं। और वही दूसरी ओर ये शन फैमिली की डॉटर है, जिसे यहाँ पर काम करने की भी जरूरत नहीं है। वो अपनी लाइफ को इजीली जी सकती है, जो मन में आए वो सब कुछ कर सकती है। बस इसी चीज को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन करना शुरू कर देती है। लेकिन अचानक से यहाँ पर उसे डिजीनेस सा फील हो रहा था और बहुत वीकनेस सा लग रहा था। वो इतने में गिरने ही वाली थी कि वहां पर एक अंकल आ जाते हैं, ये कहते हुए कि हमने आपको फाइनली ढूंढ लिया। अब शाह को समझ नहीं आता कि ये लोग कौन है, और वो अपने सारे काम याद करना शुरू कर देती है कि कहीं उसने किसी से कोई लोन तो नहीं ले लिया या कोई गलती तो नहीं कर दी। पर वो लोग यहाँ पर बता रहे होते हैं कि आप शन फैमिली की रियल डॉटर है। अब ये सुनने पर तो शाह को लगने लग जाता है कि चक्कर के साथ साथ उसे हेलुसिनेट भी हो रहा है। इस वजह से वो उस चीज पे बिलीव नहीं करती, और वही दूसरी बेचारी वहीं पर बेहोश हो जाती है। हम यहाँ पर देखते हैं शाह को, जो कि फाइनली अपने खुद के बड़े से घर पर आ गई होती है। वहां पर ढेर सारे स्टाफ थे, जो कि उसी का इंतजार कर रहे थे। वो सभी लोग यहाँ पर शाह को वेलकम करते। शाह को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसकी लाइफ एक झटके में तुरंत ही बदल चुकी है। उसने यहाँ पर 20-21 साल से इतनी मेहनत की है, लेकिन इतना जल्दी सक्सेस उसे आज जाकर मिल रहा है। अब यहाँ पर जब शाह अपनी पैकिंग कर रही थी, तब उसके फ्रेंड ने उसे वार्निंग दी थी कि अक्सर ऐसी बड़ी फैमिलियों में ढेर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और ढेर सारी यहाँ पर चीजें होती है। ये सीखो, हॉर्स राइड सीखो, ढंग से चलना सीखो, ढंग से बात करना सीखो, यानी कि ढंग से बैठना भी सीखो। और ये लोग लाइफ को हेल बनाकर रख देते हैं, और प्यार से ज्यादा तो इन्हें यहाँ पर फैमिली स्टेटस का फिक्र होता है। शाह अपनी फ्रेंड से कहते कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मुझे यहाँ पर पर्सनल अफेक्शन लव लैंग्वेज से कोई मतलब है नहीं। मैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए जा रही हूँ। मैंने इतनी मेहनत की, बट आज तक मेरा सक्सेस मेरे पास आया नहीं। लेकिन अब जब इजी मौका मिल रहा है, तो मैं इनफ पैसे अपनी हार्डशिप से और अर्न करना चाहती हूँ। और ये बात तुम्हारी तो तुम्हारी भी सेटिंग हो जाएगी। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं शाह को और वहाँ के मैनेजर को, जो कि यहाँ पर शाह को बता रहे होते हैं कि शाह के गुम हो जाने के बाद में यहाँ की जो यंग लेडी है, उसे यहाँ पर बहुत दुख हुआ था। वो हर दिन रोया करती थी, जिस वजह से यहाँ पर उन्होंने गैप फिल करने के लिए एक डॉटर को अडॉप्ट कर लिया था, जो कि यहाँ पर इसी घर में रहती है और उसका नाम डेजी है। अब शाह की यहाँ पर सिर्फ सिस्टर ही नहीं है, उसके यहाँ पर भाई भी है। ये सब कुछ सुनने पर शाह यहाँ पर एक्साइटेड हो जाती है उन सभी लोगों से मिलने के लिए। अब वहाँ पर मैनेजर उसे अंदर की ओर बढ़ने के लिए कहते, लेकिन उतने में यहाँ पर एक पर्सन आ जाता है, जो कि आगे यहाँ पर शाह को रोकने लग जाता है। शाह उसे देखकर सोचती है कि आखिर वो है कौन, एंड यहाँ पर ये पर्सन ह्यू होता है। ह्यू शाह से कहते कि तुम्हारा नाम शाह है। शाह कहते कि हाँ, मैं इस घर की रियल डॉटर हूँ, तुम मुझे शाह के नाम से बुला सकते हो या फिर यंग लेडी के नाम से। एंड तब यहाँ पर वो उस मैनेजर से पूछते कि आखिर ये पर्सन कौन है। तब मैनेजर उसे बताता है कि वो असल में उसका सेकंड ब्रदर है। ये जानती यहाँ पर उसे बड़े प्यार से ग्रीट करती है और मन ही मन उसकी तारीफ भी करती है कि ये दिखने में भी हैंडसम है, इतना सक्सेसफुल बिजनेस भी चला रहा है, सचमुच ये तो बहुत ही अच्छा पर्सन है। लेकिन वही दूसरे यहाँ पर जो यू का रिएक्शन होता है शाह को लेकर, वो कुछ खास ठीक नहीं था। वो मन ही मन यहाँ पर शाह को एक रस्टिक वुमन बुला रहा था, एक ऐसी वुमन जिसे वो अपनी सिस्टर या दोस्त कभी नहीं बनाना चाहेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर यू शाह को वार्निंग दे देता कि देखो, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, भले तुम यहाँ पर इस घर की बायोलॉजिकल डॉटर क्यों ना हो और तुम अब फाइनली वापस लौट चुकी हो, लेकिन भूलना मत, हमारे लिए सबसे ज्यादा प्यारी हमारी स्वीटी है। लाइक यहाँ पर वो उसकी अडॉप्टिव सिस्टर टीसी के बारे में बात कर रहा होता है। वो यहाँ पर शाह को ऐसे समझा रहा था कि शाह के आने से यहाँ पर स्वीटी यानी कि टीसी का वर्ड कम नहीं हो जाएगा। अब वो प्यार से शुरुआत से हमेशा से डेज़ी को स्वीटी बुला रहा है, और साथ साथ वो ये भी बता देता है कि तुम कभी भी स्वीटी की जगह नहीं ले सकती,
शाओ मनी मन कहते कि अब याद आ रहा है वो पोस्टर वाली लड़की डेज़ी। सच कहा था सभी ने कि शेन फैमिली अपनी डॉटर से बहुत ज्यादा लव करती है और आज इस लव को मैंने देख भी लिया है। मैजिक यहाँ पर शाह से कहते कि माफ करेगा, यहाँ पर सेकंड यंग मास्टर ऐसे ही है, उनकी बातों का बुरा मत मानिए। शाह कहते कि नहीं नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, वो तो मेरा भाई है। बट मनी मन कहते कि मुझे बुरा क्यों ही लगेगा, अब ये मुझे सिस्टर माने या ना माने क्या फर्क पड़ता है, मैं बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, ऐसे भी मेरा एम बैंक बैलेंस है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एंड जैसे ही आप वो घर के अंदर जाती है हमें भी यहाँ पर डेसी देखने के लिए मिलती है। अब डेसी भी एक टीनेजर है लेकिन उसने ऐसा ड्रेसअप किया होता है कि ऐसे यहाँ पर वो न्यू बॉर्न बेबी गर्ल हो। जैसे ही यहाँ पर वो शाव को देखती है वो मन ही मन कहने लग जाती है कि मुझे पता नहीं था कि इस शेन फैमिली को उनकी रियल डॉटर इतना जल्दी मिल जाएगी। लेकिन इसके अपीयरेंस से तो देखकर लग रहा है कि एक नंबर की डम पर्सन है, विच मीन्स मैं इसे यहाँ पे अपने मुट्ठी में बांध कर रख सकती हूँ। और ऐसे भी मेरे कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर डीजी का शाह को लेकर ओपिनियन होता है वैसे शाह का भी यहाँ पर डीजी को लेकर जो होता है, लेकिन वो यहाँ पर डीजी की तरह उसकी बुराई नहीं करती, वो उसकी मनी मन तारीफ भी करती, यानी कि वो यहाँ पर उसे अप्रिशिएट कर रही होती है। और थोड़ा बहुत कंपैरिजन कि व्हाट इफ यहाँ पर शाह शुरुआत से एशियन फैमिली में होती तो क्या शन फैमिली भी उसे इसी तरीके से सजा तजा कर रखती। अब यहाँ पर डेजी शाह का हाथ पकड़कर कहने लग जाती कि वेलकम होम सिस्टर, यहाँ पर आपके जाने के बाद मम्मा बोल रही थी लेकिन अब यहाँ पर तुम वापस आ गई हो ना, तो फिर मॉम डैड भाई सभी लोग बहुत खुश रहेंगे। अब इससे इतना प्यार से बात करता देख शाह को लग रहा होता है कि ये तो सचमुच बहुत ही केयरिंग और काइंड हार्टेड वुमन है, शायद से इसलिए सभी लोग इसे अप्रिशिएट करते और अडोर करते। डेज़ी कहती कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए टी लेकर आती हूँ। बट शाह को पता होता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग यहाँ पर बिना अपने किसी बेनिफिट के दूसरे इंसान से तो अच्छे से बिहेव करती नहीं है। तब शाह को दाल में यहाँ पर कुछ न कुछ काला लगने लग जाता है। शाह सोचती कि छोड़ो जो करना है करे, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। वो शांति से बैठकर यहाँ पर घर के हर एक कोनों को देखने लग जाती है, बिकॉज उसे इतना मैसिव कर कभी जल्दी से देखा नहीं था। एंड इतने में यहाँ पर उसकी मम्मा आ जाती है उससे मिलने के लिए। जहाँ पर वो जैसी शाह को देखती है वो इमोशनली होकर शाह के पास दौड़ी चली आती है। शाह को भी अपनी मम्मा को देखकर बहुत अच्छा लगता है। एंड आंटी यहाँ पर कहने लग जाते कि माफ करना बिकॉज सारी की सारी गलती हमारी है। अगर हमने तुम्हें उस दिन अकेले नहीं छोड़ा होता तो आज तक तुम्हें लाइफ में इतने स्ट्रगल नहीं देखने पड़ते। उसी के साथ साथ शाह के डैड भी वहां पर आ जाते जो कि शाह को देखकर बहुत खुश होते। लेकिन इसके पहले कि वो कुछ कहे इतने में यहाँ पर टीसी के चिल्लाने की आवाज आ जाती है और सभी लोग उसकी ओर दौड़े चले आते बिकॉज वो नीचे गिर जो गई थी। अंकल कहने लग जाते कि डेजी तुम्हें यहाँ पर खुद से पानी लाने की क्या जरूरत थी, आखिर किसने तुम्हें ऑर्डर दिया ये सब कुछ काम करने का। डेजी बोलती कि डैड आप प्लीज यहाँ पर मेरी एल्डर सिस्टर शाह पर ब्लेम मत करे, वो एक्चुअली मैं खुद यहाँ पर सामने से उसके लिए पानी या चाय लेकर आना चाहती थी और मैं वो भी नहीं कर पाई। शाह यहाँ पर समझ जाती है कि ये डेज़ी क्या करने की कोशिश कर रही है और वह दूसरे यहाँ पर यू होता है जिसका खून अभी से खोलना शुरू कर देता है। वो शाह पर इस चीज को लेकर ब्लेम कर रहा था और उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि ऐसे यहाँ पर शाह ने उसे परमिशन दी हो और गलती यहाँ पर शाह की हो। तब यहाँ पर डेज़ी उसे कहते कि नहीं मैंने कहा ना शाह से कुछ मत कहो, गलती मेरी है, मैं यहाँ पर गिर गई हूँ। यू कहता कि देख रही हो वो अभी भी यहाँ पर तुम्हें ब्लेम बिल्कुल नहीं कर रही है। फिर दूसरा वो सभी लोग डॉक्टर को बुलाने लग जाते। शाह सोचते कि तो इतना भी जोर से नहीं गिरी है और ये लोग डॉक्टर को बुला रहे हैं। वही दूसरी यहाँ पर आंटी होती है जो कि शाह से माफी मांगने लगती है। ये कहते कि माफ करना, तुम आज पहले दिन घर पर आई हो, तुम्हारे लिए सब कुछ स्पेशल होना चाहिए, पर आधी यहाँ पर चीजें बिगड़ गई, हम तो तुम्हारे लिए एक फीस रेडी करने वाले थे। यू कहते कि मॉम अभी भी आपको यहाँ पर शाह की पड़ी है, टीसी को वहां पर कितनी चोट लग गई होगी, बेचारी को कितना ट्रॉमा आ गया होगा। ऐसा बोलकर तो वो अपनी मम्मा को ही लेकर वहां से चला जाता है। शाह को पता होता है कि सभी फैमिली मेंबर्स जैसे कि ऐसे फिक्र करे जैसे कि वो 21 साल के नहीं बल्कि यहाँ पर 2 साल की छोटी सी बच्ची हो। बट खैर शाह को इससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसे भी वो इमोशनली इस घर वाले से थोड़ी ना अटैच होना चाहती है। वही दोस्त यहाँ पर शाह आराम से बैठती है और इतने मैसिव घर को देखकर सोचती है कि ये तो इतना बड़ा घर है कि एक बार में अगर घर को घूम लो तो मेरे 10,000 स्टेप्स से भी ज्यादा कंप्लीट हो जाएंगे, फिर तो एक्सरसाइज करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने में यहाँ पर वो कॉफी टेबल पर एक एल्बम को पड़ा हुआ देखती है। तो वो उस एल्बम को ओपन करती है जहाँ पर डीसी के सभी मूवमेंट्स को कैप्चर किया गया था विथ डेट एंड टाइमिंग्स। शाह एक ऐसी फोटो देखती है जहाँ पर वो जब 18
और 17 इयर्स की थी। उस टाइम पे डेज़ी यहाँ पर डिज्नी वर्ल्ड पर प्रिंसेस बनी थी। तब शाओ सोचती कि उस समय मैं क्या कर रही थी। एंड उसे याद आता है कि वो तो ऑर्फन में थी, जहाँ पर ऑर्फन की मैनेजर इतनी स्ट्रिक्ट थी, जहाँ पर शाओ को शेफ के साथ असिस्टेंट बनकर वर्क करना होता है, और अगर शाओ ने ढंग से काम नहीं किया तो उसे खाने भी नहीं मिलते थे। वो सोचती कि सचमुच यहाँ पर रिच फैमिली में आकर रहना ही एकदम अलग टाइप का एक्सपीरियंस है। और बस इतना ही नहीं, उसे तो वो टाइम भी याद आ रहा था जब वो छोटी थी। वो बहुत पढ़ना लिखना चाहती थी, लेकिन वो लोग उसे अफोर्ड नहीं करवा पा रहे थे, क्योंकि जो भी पैसे आते थे वो लोग रिश्वत लेकर अपने पास रख लेते थे अपने खुद के बेटरमेंट के लिए, और शाम को पढ़ने से भी मना कर दिया करते थे, विच वजह से यहाँ पर वो आज तक कंप्लीट एजुकेशन नहीं ले पाई है। वही दूसरा शाह जब आगे के एल्बम्स को देखती है तो उसे अपसेटिंग तो जरूर लगता है, बिकॉज यहाँ पर अब तक की उम्र में डेज़ी ने बहुत सारी चीजें की होती है, बहुत कुछ अचीव भी किए होते हैं। शाह सोचते कि खैर अब यहाँ पे पछताकर क्या फायदा है, फिलहाल यहाँ पे मेरा एक बेटर फ्यूचर है जिस पे मुझे फोकस करना चाहिए। और सभी घर वालों का वेट करते हुए वो वहीं सोफा पर सो जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर सभी घर वाले आते हैं और उसे सोफा पर सोता देखकर बुरा फील करने लग जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर डेज़ी एंड यू। आंटी यहाँ पर शाह से माफी मांगती कि माफ करना, हम इतनी जल्दबाजी में थे जहाँ पर हमें ध्यान ही नहीं आया तुम्हारा कमरा दिखाने के लिए, और तुम्हें हमारी वजह से सोफा पर सोना पड़ा। शाह कहती कि मॉम इस चीज के लिए आप सॉरी क्यों बोल रही है, मैंने आज तक इतना कंफर्टेबल और सॉफ्ट सोफा कभी नहीं देखा, सच मानिए आज की नींद मेरी सबसे बेस्ट नींद थी। वही दूसरा हमें यहाँ पर पता चलता है कि डॉक्टर से बताया कि डेज़ी को ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, पर फिर भी वो लोग डेज़ी की अभी भी बहुत फिक्र कर रहे थे। और वही दूसरा यूँ होता है जो कि यहाँ पर जानबूझकर कहने लग जाता है कि मॉम अब ये इतनी भी बेवकूफ नहीं है, इतने सारे कमरे थे इस घर में, किसी भी कमरे में जाकर सो सकती थी, उसे अपना बेडरूम बना सकती थी, लेकिन इसने जानबूझकर हमारे सामने इस सोफा पर सोने की एक्टिंग की होगी ताकि यहाँ पर ये सिंपैथी गेन कर सके। आंटी यहाँ पर ये उसे ऐसी सारी बातें करने के लिए मना करती है। वही दूसरा कहने लग जाती है कि चलो हम चलकर यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा स्पेशल कमरा बताते हैं। उस समय यहाँ पर डेज़ी कहती है कि हाँ मैं काम करती मेरी सिस्टर को उसका कमरा दिखा देती हूँ। यू कहते कि आखिर तुम क्यों इतनी मेहनत करोगी, उसके खुद के पैर है वो खुद से चलकर जा सकती है। और अंकल यहाँ पर यू पर चिल्लाते हैं बिकॉज यहाँ पर यू जिस तरीके से बात कर रहे हो वो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है शाओ के लिए, जिसके बाद यू की बोलती तो बनता जाती है। टीजी कहती है कि सारे प्रॉब्लम्स मेरी वजह से क्रिएट हो रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर सिस्टर को एटलीस्ट थोड़ा सा हेल्प करना चाहती हूँ। बट शाह समझ जाती है कि चालाक लड़की कोई ना कोई प्लानिंग के साथ जरूर ये सब कुछ करिए, पता नहीं अब कौन सा नया ड्रामा क्रिएट करेगी ये। जैसे यहाँ पर डेज़ी शाह को उसका कमरा बताती है, शाह उस कमरे को देखकर बहुत खुश होती है बिकॉज उस कमरे को यहाँ पर प्रिंसेस की तरह सजाया जो गया था, और यहाँ पर वो उसका ड्रीम कमरा बन जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पर जाने वाली थी उतने में वहां पर यू आकर उसे रोक देता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी डेज़ी के कमरे के अंदर कदम रखने की और उसे अपना कमरा बनाने की। शाह कहती है कि एक सेकंड, डेज़ी मुझे इस कमरे तक लेकर आई है और उसने कहा है कि ये मेरा रूम है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये रूम यहाँ पर डेज़ी को बिलोंग करता है। तब यहाँ पर यू डेज़ी से पूछने लग जाती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। डेज़ी बोलती है कि भैया वो इतने सालों से यहाँ पर बाहर रही है और ऐसे भी वो इस घर की बायोलॉजिकल डॉटर है ना, मैंने उसकी जगह ले ली थी, तो मुझे लगा कि शायद से मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत कंपेंसेशन तो देना पड़ेगा। यू कहता है कि नहीं डेज़ी बिल्कुल नहीं, ये कमरा शुरुआत से तुम्हें बिलोंग करता है और हमने यहाँ पर बहुत मेहनत की है तुम्हारे लिए इस कमरे को डिजाइन करने के लिए, तो फिर तुम ये कमरे पर गिव अप नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज एक गाँव वाली के लिए। अब गाँव वाली वाला वर्ड सुनकर तो यहाँ पर शाह को भी अच्छा नहीं लगता बिकॉज वो भी डिसरिस्पेक्टफुल थिंग होता है। अब गाँव वाले यहाँ पर थोड़ी ना इलिटरेट होते हैं हर कोई, इस वजह से शाह यहाँ पर समझ जाते कि जितना इसने यहाँ पर चालाक इस डेज़ी को समझा था उससे कई गुना ज्यादा चालाक ये लड़की है। फिशमिन शाह ने यहाँ पर डेज़ी को अंडर एस्टिमेट कर दिया है। डेज़ी यहाँ पर शाह से कहने लग जाती है कि माफ करना, बस ये कमरा ही नहीं, यहाँ पर मॉम डैड ने भैया ने जो कुछ भी दिया है वो सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगी, अगर तुम मुझसे मांगोगी तो मेरे कपड़े सारे गिफ्ट्स वो सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगी, बस प्लीज मुझे यहाँ पर घर से बाहर मत निकाल देना। शॉ मनी मन कहते कि ये तो बहुत ही चंट है, मैंने तो एक बार भी इंटरेस्ट की बात की ही नहीं है और ये ऐसा दिखावा कर रही है जैसे मैं से आज के आज घर से निकालने वाली हूँ। ये सुनकर यू को शाह के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है, वो बेवकूफ की तरह शाह पर चिल्लाना शुरू कर देता है। शाह सोचती कि सुना लो, इससे ज्यादा मुझे लोगों ने सुनाया, ये तो कुछ भी नहीं है। वही दूसरे यहाँ पर वो डेज़ी से क्लियरली कह देता है कि तुम्हें कोई भी चीज पर गिव अप करने की जरूरत नहीं है, अगर इस लड़की की कुछ ज्यादा डिमांड है तो मुझे आकर बताओ, मैं फिर फैसला करूंगी कि आखिर घर पे किसे रहना चाहिए और किसे नहीं। और वह शाह को भी वार्निंग दे देता है कि तुम यहाँ पर डेज़ी से उसके हक नहीं छीन सकती हो। शाह कहते कि गधे हो क्या,
तुम्हें समझ नहीं आता, इस कमरे में मुझे खुद सामने से डेज़ी लेकर आई है। मुझे पता भी नहीं था कि ये कमरा डेज़ी का। अब डेज़ी समझ जाती है कि शाह के पास पॉइंट है, तो वो तुरंत ही आर्गुमेंट को क्लोज़ कर देती है। कहती है कि प्लीज़ झगड़ो मत, मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर एक ब्रदर और सिस्टर के बीच में झगड़े का रीज़न बनूँ। मैं तो बस यहाँ पर इस फैमिली से बहुत क्लोज़ हूँ, इसलिए मैं इस फैमिली को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहती। माना कि यहाँ पर मैं तुम्हारी रिप्लेसमेंट हूँ, लेकिन फिर भी ये फैमिली मेरे लिए बहुत कुछ है। अंकल ये बात को सुनते ही यहाँ पर गुस्से में आ जाते हैं एंड कहते कि रिप्लेसमेंट, आखिर ये कैसा शब्द यूज हो रहा है हमारे इस घर में। वो डेजी से कहते कि खबरदार, कभी तुमने यहाँ पर अपने आप को सब्स्टिट्यूट बुलाया था, तुम यहाँ पर हमारी बेटी जैसी हो। हमने तुम्हें हमेशा से अपनी बेटी जैसा माना है, न कि कभी बाहर वाला। तो प्लीज अपने आप को एक सबॉर्डिनेट सब्स्टिट्यूट या रिप्लेसमेंट बुलाना बंद कर दो। तुम हमेशा हमारी प्यारी रहोगी। बेजू को यहाँ पर बहुत अच्छा लगने लग जाता है कि उसके ब्रदर और उसके दादा उसका साइड ले रहे, लेकिन शाह थक जाती है इस मेलोड्रामा से। वो कहते कि बस बहुत हो गया, मैं इस कमरे में नहीं रुकने वाली हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने कमरे की ओर जाती है एंड कहती कि रही बात कमरे की या चीजों की, मैं किसी से कुछ छीनना नहीं चाहती। और ऐसा बोलकर वो दरवाजा बंद कर देती है। डेज़ी बोलती कि लगता है मेरी सिस्टर मुझसे गुस्सा हो गई है, लेकिन यूँ कहता कि छोड़ो, किसे क्या ही फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पर डेज़ी खुश हो जाती, बिकॉज़ उसका मेन एम यही तो था, सभी को शाह के अगेंस्ट करना। वहीं दोस्तों यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर शाह अपने कमरे में थी और उसे ये कमरा भी बहुत पसंद आता है, बिकॉज़ उसकी नीड की सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल जो होती है। इतने में यहाँ पर मिनी उससे वीडियो कॉल करती है एंड पूछती कि सब कुछ ठीक तो है ना, या फिर वो लोग तुम्हें बुली करे। शाह कहते कि बुली जैसा तो कुछ हुआ नहीं है, बट हाँ, तुमने सही कहा था, इस फैमिली में रहना एक बहुत रिस्पॉन्सिबल चीज है। मिनी उससे बोलते कि देखो ज्यादा स्ट्रगल मत करो, कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। शाह बोलती कि अरे छोड़ो, ऐसे भी मुझे यहाँ पर इन लोगों से क्या ही मतलब है, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा मेन एम क्या है, वो है ढेर सारे पैसे अर्न करना। तब मिनी यहाँ पर शाह को बता रही होती है कि एक्चुअल में सभी बिजनेस यहाँ पर मिस्टर शेन ही हैंडल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ ओन करने वाले कोई और नहीं बल्कि मिस्टर शेन है, विच मीन्स वो हेड ऑफ द हाउस है। उनके डिसीजंस आखिरी डिसीजन माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मिसेस शेन की मदर की थी, जो कि उन्हें ट्रांसफर हुई थी। और अब घर के दामाद के रूप में यहाँ पर अंकल सब कुछ हैंडल करते आ रहे। शाह कहते कि थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, अब मुझे पता है कि मेरा मेन गोल क्या है। वहीं दोस्त यहाँ पर वो सो जाते हैं अपने कंफर्टेबल बेड पे। मॉर्निंग में जैसे वो उठते हैं उसे डिफरेंस समझ में आता है कि आखिर रिच लोगों की लाइफ कितनी कंफर्टेबल होती है और हमारी कितनी ज्यादा स्ट्रगलफुल। हालांकि स्ट्रगल्स वो भी करते हैं, लेकिन साथ साथ लग्जरी भी इंजॉय करते हैं। इतने में यहाँ पर उससे आवाज आने लग जाती है जहाँ पर मेड यंग लेडी को बुला रही होती है। शाह समझ जाते कि वो लोग टीसी को बुला रहे हैं एंड हम यहाँ पर देखते हैं बाकी दो ब्रदर्स को, यानी कि सबसे सेकंड मदर को और सबसे बड़े ब्रदर को, जिनका नाम यहाँ पर फर्स्ट वाले का हान और सेकंड वाले का वू होता है। उस समय यहाँ पर वू ने तो डेजी के लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट भी लाया था। एंड वे दूसरा डेजी चली जाती है हान के पास उसे कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए। सभी लोग बोलते कि वो तुम्हारा बड़ा भाई है, रिक्वेस्ट क्यों कर रही हो, वो तुम्हारी सभी बातें जरूर मानेगा। बट यहाँ पर हान के रिएक्शन से समझ आता है कि वो कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है डेजी में। इतने में यहाँ पर शाह आ जाती है। जैसे यहाँ पर वो शाह को देखते हैं उसे पता होता है कि आखिर हान है कौन, बिकॉज यहाँ पर हान एक लेगेसी वाला नाम है, क्योंकि वो हमेशा से स्कूल में, यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में टॉप टियर 1 का स्टूडेंट रहा है। और साथ ही साथ उसने अपने इस बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर जो दिया है, तो सभी लोग उसे जानते हैं। वो आती यहाँ पर हान को बड़ी पोलाइटली ग्रीट करती है। लेकिन फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअल में हान यहाँ पर उसका एल्डर ब्रदर है ही नहीं। अगर कोई एल्डर ब्रदर है तो वो है डेजी। तो इस चीज से बहुत खुश हो जाती है कि पहले दिन आते ही यहाँ पर उसने वो को गुस्सा दिला दिया होगा। ये उसे बताता है कि वो तुम्हारा बड़ा भाई नहीं है, असल में वो तुम्हारा बड़ा भाई है। तभी यहाँ पर शाह सोचे कि अचानक से उसके 3 ब्रदर्स कहाँ से आ गए, बिकॉज मैंने तो उसे 2 ही कहा था। इतने में यहाँ पर वो उनसे माफी मांगने लग जाती है एंड यहाँ पर हान जो होता है वो शाह में इंटरेस्टेड हो गया था। वही दूसरा वो शाह को गिफ्ट दे रहा होता है। यहाँ पर वो जैसे इस बॉक्स को ओपन करती है, उसके अंदर एक बहुत ही प्रीशियस ज्वेलरी होती है। उसे देखकर वो कंटिन्यूअसली बो डाउन करते हुए वो को थैंक यू बोल रही थी। वो उसे कहते कि बस भी करो, तुम्हारा सर घूमने लग जाएगा और पेन करेगा। एंड तब यहाँ पर डीजी समझ जाती है कि वो तो को गुस्सा नहीं आया, तो वो नाटक करना शुरू कर देती है। वो यहाँ पर शाह से कहते कि दीदी एक काम करो, तुम यहाँ पर मेरा भी बैग रख सकती हो। यहाँ पर तो बाद में यू कहने लग जाती कि देखो शाह, यहाँ पे ज्यादा कनिंग बनने की कोशिश मत करो। माना यहाँ पे मेरा बड़ा भाई अभी अभी आया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे अपने साइड कर सकती हो। तब वो बू को बताने लग जाता कि किस तरीके से कल शाह ने डीसी को टी सर्व करने के लिए कहा था और अपना रूम में देने के लिए कहा था। शाह बोलते कि मैं कह चुकी हूँ कि मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है,
और ऐसे भी मुझे किसी का कोई चीज नहीं चाहिए। इतने में यहाँ पर हान अपना नेकलेस निकाल कर शाह को देने लग जाता है। डेजी कहती कि तुम ये नेकलेस शाह को कैसे दे सकते हो? ये नेकलेस तो तुम्हारी ग्रैंड मॉम की आखिरी निशानी थी। तब यहाँ पर शाह भी उस नेकलेस को लेने से मना कर देती है, बिकॉज वो नेकलेस हान से कितना ज्यादा इमोशनली अटैच होगा। हान बताने लग जाती है कि तुमने भी मुझे एल्डर ब्रदर कहा है, तो फिर मैं भी तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें रिस्पेक्ट करते हुए इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वहीं दूसरी यहाँ पर आंटी हान को बताने लग जाए कि तुम्हें पता है डेजी यहाँ पर 2 महीनों पहले से तुम्हारे गिफ्ट का प्रिपरेशन कर रही है। वो तुम्हारे बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड है, तो प्लीज उसे यहाँ पर अपनी पार्टी में इनवाइट कर लो। और यहाँ पर डेजी भी बेबी जैसा करना शुरू कर देती। हान कहते कि जरूर, शन फैमिली की दोनों बेटियां मेरे बर्थडे पार्टी में इनवाइटेड है। शाह यहाँ पर डेजी से एक्शन से समझ जाती है कि डेजी जरूर इस रिच हान को पसंद करती है, इस वजह से ऐसा कर रही है। वही दूसरी ओर डेजी हान से कहती है कि आपका मतलब है मैं और शाह शाह भी इस पार्टी में आएगी? हान बोलता है कि क्यों, क्या वो शन फैमिली की बेटी नहीं है? डेजी बोलती कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। शाह अभी अभी आई है ना, तो इतनी बड़ी पार्टी उससे कभी देखी नहीं होगी, इसलिए वो उन चीजों से यूज टू नहीं होगी ना। यूँ कहने लग जाते कि सही काम, इसे तो पता ही नहीं कि पार्टी में जाए कैसे जाता है। हान बोलने लग जाते कि पैरों से, या कोई और चाहिए तुम्हें उठा कर ले जाने के लिए? एंड यू की यहाँ पर बोलती बंद हो जाती है। हान के वहां से जाने के बाद डेजी उदास हो जाती है। आंटी डेजी कहती कि तुम उदास मत हो, उसे तुम्हें पार्टी में इनवाइट किया है तो फिर तुम वहां जाके बहुत इंजॉय करना। डेजी बोलते कि हाँ, लेकिन आज तक यहाँ पर हान ने मुझे कभी कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही शाओ आई, उससे अपना प्रीशियस नेकलेस यहाँ पर शाओ को दे दिया। ये सुनते ही यहाँ पर यू शाओ के पर गुस्सा करने लग जाता है कि देखो, वो नेकलेस अभी के अभी यहाँ पर डीसी को दे दो। शाओ बोलती कि अरे, वो नेकलेस मुझे दिया गया है, मैं डीसी को क्यों दूं? अगर हान को देना होता डेजी को तो वो डायरेक्टली उसे दे देता। यू यहाँ पर कहता है कि देखो, वो ओरिजिनली यहाँ पर डेजी को ही मिलने वाला था। शाओ कहती कि ठीक है, नेकलेस मैं दे दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? एंड यहाँ पर यू से कहने लग जाता है कि बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए। शाह यहाँ पर 10,000 रुपीज मांगने वाली थी, लेकिन वो यहाँ पर उसे एक कार्ड दे देता है जिसके अंदर 2 लाख यौन होते हैं। जिसे देखते यहाँ पर शाह बहुत खुश हो जाती है कि उसका रिच बनने का सपना अब शुरू हो चुका है, और वो तुरंत ही उस नेकलेस को दे देती है। नेकलेस को लेने के बाद डेजी बहुत खुश हो जाती है। वो समझ जाती है कि शाह एक नंबर की बेवकूफ है। इस नेकलेस का वर्थ मिलियंस में है, और उसने इस नेकलेस के बदले बस 2 लाख रुपीज ले लिया। लगता है लड़की कुछ ज्यादा ही डम है। आंटी यहाँ पर डेजी और शाह दोनों से कह रही होती है कि अच्छे से ब्यूटीफुली वहां पर रेडी होकर जाना। यू भी यहाँ पर डेजी को कह रहा था कि देखना, तुम इतनी प्रिटी लगोगी उस दिन कि यहाँ पर हान की नजर तुमसे हटेगी नहीं। शाह कहते कि हान का बर्थडे कि डेजी का बर्थडे, ऐसा करे कि जैसे रिश्ता लेकर जा रहे हो। वही डेजी खुश थी, बिकॉज उसे पता है शाह अभी अभी आई है, शॉपिंग पर जाएगी भी नहीं, और यहाँ पर एक बेफालतू सी ड्रेस पहनकर आएगी जहाँ सभी लोग उसका मजाक बनाने लग जाएंगे, और लाइमलाइट में यहाँ पर डेजी आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर रात के समय डेजी को देखते हैं, जो कि कमरे में एक ड्रेस को ट्राई कर रही थी, और वो इतनी ज्यादा अपने डिलीवरी वर्ल्ड में रहती कि उसे लग रहा था ये ड्रेस पहनने के बाद तो हान यहाँ पर उससे शादी के लिए प्रपोज कर देगा। लेकिन उसी के साथ साथ उसके डिफरेंट प्लान्स भी थे। वो यहाँ पर अपनी एक ड्रेस में यहाँ पर खुशबू वाले पाउडर को मिक्स कर देती है। दूसरी यहाँ पर शाह होती है, जो कि अपना बैंक बैलेंस चेक करी थी, बिकॉज उसे बिलीव ही नहीं रहा था कि इतने जीरो वाले बैंक बैलेंस उसके पास भी आ सकते हैं। वही दूसरी यहाँ पर डेजी आ जाती है, जो कि उसे पूछती है कि आखिर तुम कल के लिए क्या पहनने वाली हो। शाह उसे बताती है कि उसने कुछ डिसाइड किया नहीं है फिलहाल। डेजी बोलते कोई बात नहीं, ये मेरी एक ड्रेस है तो मैं इसे पहन सकती हूँ, जिसे रखकर वो वहां से चली जाती है। दूसरी यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर वो और यू अपनी सिस्टर्स का इंतजार कर रहे थे। डेजी जैसे आती है, वो लोग यहाँ पर शाह के बारे में पूछने लग जाते हैं। डेजी उन्हें झूठ बोलती है कि शाह तो पहले ही जा चुकी है। एंड इसके बाद में वो लोग कहते कि ऐसे कैसे वो जा सकते हैं। डेजी बोलते कि पता नहीं, लगता है यहाँ पर उसे हमारे साथ बात नहीं करनी है। वो कहते कि देखो, इस तरीके की बातें मत करो, फिलहाल हमें भी चलना चाहिए उस इवेंट के लिए। वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर डेजी बहुत खुश होती है। उसे लग रहा था कि लगता है यहाँ पर उस ड्रेस का असर अभी से ही होना शुरू हो गया, और शाह खड़ी भी नहीं हो पा रही होगी। लेकिन यहाँ पर शाह तो देरी से उठती है। शाह उठती है एंड में नीचे जाती है। नीचे जाने पर वो सोचती कि सभी के सभी कहाँ चले गए, हमें तो बर्थडे पार्टी में जाना था और सभी के सभी गायब भी हो चुके हैं। वही दूसरे यहाँ पर हम देखते हैं हान की उस बर्थडे पार्टी को, जहाँ पर सभी लोग उससे बर्थडे विश करे थे। जैसे ही वो लोग कहते कि शेन फैमिली के मेंबर्स आ गए, हान तुरंत ही पलट कर देखता है, लेकिन डेजी के लिए नहीं, वो यहाँ पर असल में शाह का वेट कर रहा था। उसी समय वो लोग यहाँ पर डेजी के गले में उस नेकलेस को नोटिस करते और कहने लग जाते कि लगता है आप दोनों का रिश्ता कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है। बस जैसे ही वहां पर वो उसके गले में उस नेकलेस को देखता है, वो डेजी से पूछने लग जाता है
कि नेकलेस तुम्हारे गले में क्या कर रही है। डेज़ी यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर हान को बताने लग जाती है कि एक्चुअली यहाँ पर शाह को ये नेकलेस पसंद नहीं आया था, इसलिए वो नेकलेस सेल करना चाहती थी और मैंने ये नेकलेस आपके लिए खुद ले लिया बिकॉज मुझे पता है कि ये नेकलेस आपके लिए कितना प्रीशियस है। ये सुनते ही यहाँ पर तो हान का रिएक्शन ही कुछ और होता है। वो उसे कहते कि अच्छा, मुझे तुम्हें कितने पैसे देने होंगे इस नेकलेस को वापस लेने के लिए। डेज़ी बोलते कि नहीं नहीं, पैसे की जरूरत नहीं है, आप का नेकलेस मैं आपको वापस लौटा देती हूँ। जहाँ पर वो उस नेकलेस को उसे दे देती है इस उम्मीद में कि वो उसे नेकलेस लेने से मना कर देगा, बट हाँ यहाँ पर चुपचाप उस नेकलेस को ले लेता है एंड साथ साथ यहाँ पर वो शाह के बारे में पूछने लग जाता है। अब इन दोनों भाइयों को एक्सपेक्टेड था कि शाह यहीं पर होगी बिकॉज डीजी ने जो कहा था। डीजी कहते कि लगता है यहाँ पर शाह आने ही नहीं चाहती। मैंने कहा था ना कि वो ऐसे इवेंट्स को लेकर यूज टू नहीं है, इसलिए शायद से उसे ये सब कुछ बहुत बोरिंग लगता होगा। आप चाहे तो मैं यहाँ पर शाह को कॉल लगा सकती हूँ, बट यहाँ पर वो उसे कॉल लगाने से मना कर देता है। तो डीसी को लगता है कि देखा, अब यहाँ वो मेरी फिक्र करेगा ना कि शाह की। बट अंतिम में वहां पर शाह आ जाती है, जहाँ पर शाह को देखते ही हान के फेस पर एक बहुत अच्छी सी स्माइल होती है, लेकिन डेजी का मुंह जरूर बंद हो जाता है। डेजी सोचती कि आखिर इसे रास्ता कैसे पता चला, और वह दूसरे शाह जो कि बहुत स्मार्ट होती है, गूगल मैप्स के थ्रू उसने रास्ता ढूंढ निकाला था। सभी लोग सोच पड़ जाते कि आखिर ये लड़की कौन है। शाह आते यहाँ पर पानी पीने के बदले वाइन पी लेती है क्योंकि उसे इतनी प्यास लगी थी। हान से कहते कि तुम तो नहीं आने वाली थी। शाह बोलते कि किसने कहा कि मैं नहीं आने वाली थी। डेजी बोलते कि वो एक्चुअली हमें लगा कि तुम पहले आ गई रहोगी इसलिए हम यहाँ पर आ गए। तब यहाँ पर शाह अपने आप को डिफेंड करना चाहती थी बताते हुए कि वो आना चाहती थी, बट बिना उसे कोई बताए ऑलरेडी सब निकल चुके थे इसलिए उसे अकेला आना पड़ा। यूं तो यहाँ पर शाह को उसके ड्रेस कोड के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है कि आखिर ये कैसे कपड़े तुम यहाँ पर एक पार्टी में पहन कर आई हो। डीसी भी कहने लग जाती कि वही तो, मैंने भी तो तुम्हें ड्रेस दिया था। और शाह को अब जाकर याद आता है। शाह कहते कि माफ करना, मैं देरी से उठी और मुझे ड्रेस के बारे में कुछ पता ही नहीं था और लगा ही था कि पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ इसलिए दौड़ चली आई। सभी लोगों को बाद में पता चलता कि ओह, तो ये यहाँ पर शन फैमिली के बायोलॉजिकल डॉटर है, लेकिन कपड़ों से लगता नहीं है कि ये रिच है। शान सभी से कहते कि इस कपड़ों में क्या ही खराबी है, क्लीन है और नीट है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। डेजी यहाँ पर बाद में हान से कहते कि हान, इसे माफ कर देना, इसे पता नहीं ना कि आखिर इवेंट्स में पार्टी में कैसा ड्रेस कोड किया जाता है। हान कहते कि इसमें क्या हो गया, ऐसे भी शाह ने कहा कि वो कपड़ों से कंफर्टेबल है, नीट है, क्लीन है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। अब जरूरी थोड़ी ना कि पार्टी है तो जगमग जगमग कपड़े पहन कर आएंगे। और यहाँ पे सभी लोग खान की बातों से अग्री करते, शाह की तारीफ भी करते कि इतनी रिच फैमिली में होने के बाद भी उसने कितना सिंपल एंड डिसेंट कपड़ा पहना है और वो कितनी डाउन टू अर्थ पर्सन है। सभी लोग यहाँ पे मदद के लिए हाथ आगे भी बढ़ाते, ये कहते कि फ्यूचर में तुम्हें किसी भी चीज की हेल्प हो तुम हमारे पास आ सकती हो, शन फैमिली की बेटी हो तुम, इट मीन्स हमारी भी बेटी हो। शाह बोलती कि अरे वाह। हार के सिर्फ एक सेंटेंस कहने पर सभी का पर्सपेक्टिव बदल गया और ये चीज देखकर डीसी को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है बिकॉज डीसी के अकॉर्डिंग अब सारा का सारा लाइमलाइट शाह चुरा कर लेकर जा रही है। और वही दूसरे यहाँ पर हैंड चला जाता है शाह के पास में, जहाँ पर वो उसे वो नेकलेस बनाकर धीमी आवाज में कहता है कि नेक्स्ट टाइम से इसे सेल मत करना। बट डीसी पागलों की तरह चिल्ला चिल्लाकर सभी के सामने कह रही थी कि सही कहा, हान के दिए हुए गिफ्ट्स को शाह इस तरीके से सेल मत क्या करो। और ऐसे भी आज यहाँ पर हान का बर्थडे, तो फिर गिफ्ट्स हमें यहाँ पर हान को देनी चाहिए। आखिर तुमने हान के लिए कौन सी गिफ्ट प्रिपेयर की है। शाह यहाँ पर सोचने लग जाती कि उसने गिफ्ट के बारे में तो सोचा ही नहीं और उसे पता भी नहीं कि उसे यहाँ पर उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए। फिर दोस्त यहाँ पर ये बताने लग जाती कि हमारी डेजी तो 2 महीने से गिफ्ट का प्रिपरेशन कर रही थी और उसका ही गिफ्ट सबसे बेस्ट होने वाला है। डेजी उन सभी को यहाँ पर वो बॉक्स ओपन करके दिखाती है जिसके अंदर एक्सक्लूसिव एंड एक्सपेंसिव लग्जरियस वॉच होता है, जिसे देखकर यहाँ पर सभी लोग शॉक थे बिकॉज उस वॉच का वर्थ 2 मिलियन था। 2 मिलियन वाली वॉच सुनते शाह सोचने लग जाती है कि ये क्या सभी प्लैनेट्स का टाइम बताता है। और वह दूसरे वो लोग उस वॉच की कंटिन्यूस तारीफ कर रहे थे एंड यहाँ पर यू कहने लग जाते कि देखना, तुम्हें पता नहीं हो कि आखिर ये वॉच तुम्हें कैसा लगा। तब यहाँ पर हान उस वॉच को लेकर उसकी तारीफ करता है। शाह सोचते कि आखिर अब वो यहाँ पर उसे क्या ही गिफ्ट देगी बिकॉज उसके पास इतने भी इनफ पैसे नहीं है। डेजी बोलती कि प्लीज मेरे यहाँ पर गिफ्ट पर फोकस मत कीजिए। शाह ने भी यहाँ पर जरूर कोई तो इनक्रेडिबल गिफ्ट हान के लिए जरूर प्रिपेयर किया होगा, जिसके बाद सभी लोग यहाँ पर डेस्परेट एंड क्यूरियस हो जाते हैं शाह के गिफ्ट को देखने के लिए और शाह हेजिटेट और नर्वस करने लग जाती है। डीसी कहने लग जाती है कि लगता है यहाँ पर शाह ने गिफ्ट प्रिपेयर नहीं किया। कोई बात नहीं शाह, हम समझ सकते, तुम नई नई फैमिली में आई हो ना, इसलिए यहाँ पर तुम्हें चीजें पता नहीं होगी। और इस चीज को लेकर तो यहाँ पर यू शाह को सुनाना शुरू कर देता है
कि कोई गिफ्ट नहीं लाई। आखिर तुम इतनी बेशरम कैसे हो सकती हो? सभी के सामने यहाँ पर हान ने उसका इतना प्रीशियस नेकलेस तुम्हें गिफ्ट किया और तुम उसके बर्थडे पर एक छोटा सा भी गिफ्ट नहीं लेकर आई हो। शाह सभी को कहने लग जाते कि नहीं, मेरे पास गिफ्ट है। तभी यहाँ पर वो लोग कह रहे होते कि तुम्हारे हाथ तो खाली नजर आ रहे। शाह बोलते कि जरूरी नहीं है कि हर कोई गिफ्ट यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हो। मेरा गिफ्ट यहाँ पर एक हियरिंग गिफ्ट है। जिसके बाद यहाँ पर पियानो के पास चली जाती है। अब डेजी सोचने लग जाती कि एक लड़की जो कि शुरुआत से ऑर्फन में रहती आई हो, उसे पियानो प्ले करना कैसे आता होगा। जरूर शाह अपना आज मजाक जरूर बनाकर रहेगी। यह भी यहाँ पर शाह को बुली करना शुरू कर देता है। बट शाह यहाँ पर अपने आप को मोटिवेट करते हुए पियानो प्ले करना शुरू कर देती है, बिकॉज उसे पियानो में एक ही ट्यून प्ले करना आता है, जो ट्यून उसने यहाँ पर छुपके से ऑर्फनेज में सीखा हुआ था। बिकॉज एक लड़की ऑलरेडी पैसे देकर एक्स्ट्रा सीख जा रही थी। और उस समय हम यहाँ पर देखते जहाँ पर सभी के होश उड़ जाते हैं। शाह सोचते कि सब शांत क्यों हो गए, क्या मैंने सचमुच इतना गंदा प्ले किया है? बट नहीं, सभी लोग ताले बजाना शुरू कर देते। एंड यहाँ पर डेजी और यूकी तो बोलती ही बंद हो जाती। यहाँ पर तो उसका सबसे बड़ा भाई वो शाह की बहुत तारीफ करता है। एंड साथ साथ हान भी यहाँ पर बताता है कि शाह का ये गिफ्ट उसे बहुत पसंद आया। बट यू यहाँ पर इंटर करने लग जाता है, ये कहते हुए कि नहीं नहीं, देखो तो डीजे ने कितना एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है, उसके सामने ये पियानो का म्यूजिक तो कुछ भी नहीं है। बट हान कहता है कि ऐसे कैसे कुछ नहीं है, मेरे पास उससे भी एक्सपेंसिव वॉच पड़े हुए हैं। ऐसे भी यहाँ पर गिफ्ट के भाव को नहीं बल्कि मन के इमोशंस को देखा जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर दोनों की बोलती तो बंद हो जाती है। लेकिन इतने में यहाँ पर यू हान को याद दिला रहा था कि इस बार यहाँ पर आपके बर्थडे पर कोई स्पेशल वाइन नहीं आने वाली है। यू ये कहने पर हान कहता है कि क्यों नहीं, स्पेशल वाइन तो जरूर होगी। एंड वहाँ पर एक स्पेशल वाइन आ जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर डेसी का एक और आइडिया आता है कि क्यों ना हम यहाँ पर एक कंपटीशन कर कर देखें, क्योंकि मुझे वाइन्स की बहुत अच्छे से पहचान है। मैं वाइन को यहाँ पर टेस्ट कर कर देख कर बता सकती हूँ कि आखिर वो वाइन कहाँ से बिलोंग करता है। यू भी यहाँ पर खुश हो जाता है, उसे एक और मौका मिल जाता है शाह को नीचे दिखाने का। वो कहता है कि सीखा, हमारी फैमिली में सभी को ये चीज़ जरूर आती है। डेजी बोलते है कि लेकिन शाह का क्या, उसे तो ये सब कुछ नहीं पता होगा, बिकॉज वो बहुत पुअर साइड से बिलोंग करती थी। लेकिन क्या हम यहाँ पर उस वाइन को ड्रिंक कर सकते? जिसके पास यहाँ पर वो उस वाइन को मंगवाता है और शाव और डेजी को देने लग जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर डेजी के वाइन ग्लास को पकड़ने की स्टाइल से सभी लोगों को लगने लग जाता है कि डेजी को वाइन का बहुत अच्छा नॉलेज है। वो तो यहाँ पर देख के भी बता सकती है और स्मेल कर कर कि आखिर ये वाइन किसका बिलोंग करता है। वही दूसरी यहाँ पर यूँ कहते कि क्यों ना हम शाह से शुरुआत करें। शाह यहाँ पर उस वाइन को टेस्ट करती है, जहाँ पर उसे उस वाइन में से फाउल स्मेल आ रही होती है। उसे वो स्मेल बड़ी वियर्ड से लगती है। डेजी उस पर हंसने लग जाती है, कहते कि पहली बार वाइन पी रही हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। वो कहता है कि हो सकता है तुम्हें आदत नहीं है, और ऐसे भी कई बार स्टार्टिंग वाले लोगों को वाइन का टेस्ट बहुत ही खट्टा या फिर कड़वा आता है, तो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पर डेजी कहने लग जाती है कि नहीं तो, स्मेल तो बहुत ज़्यादा ही नॉर्मली आ रहा है, मुझे तो यहाँ पर इसका स्मेल से ही बहुत अच्छा लगने लग रहा है। लेकिन जैसे ही आप वो टेस्ट करती है, उससे भी वियर्ड सा टेस्ट आता है। यहाँ पर हान डेजी से कहता है कि क्यों, तुम्हें उसका टेस्ट कैसा लगा? डेजी बोलते कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आपके पास इतनी अच्छी वाइन रखी हुई है। अब डेजी खुद यहाँ पर वाइन को लेकर कंफ्यूज थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट जस्ट बिकॉज यहाँ पर ये वाइन हान के घर पर रखी हुई है, उसे लगता है कि हान के घर पर रखे हुए सभी के सभी वाइन टॉप नॉच की होंगी। तब यहाँ पर हान उसे कहता है कि अच्छा, तो एक काम करो, थोड़ा और क्यों नहीं पी लेती? तुम्हें इतना पसंद आया तो हम तुम्हारे बॉटल में गिफ्ट कर सकते हैं। यू कहता है कि सही कहा, तुम वैसे और ड्रिंक करो, फिर तुम यहाँ पर एकदम एक्यूरेटली बता पाओगी कि ये वाइन कहाँ से बिलोंग करता है। जिसके बाद में यहाँ पर डेजी उसे पीने लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पर उस वाइन को और पीने पर डेजी फिर बताने लग जाती कि सचमुच ये वाइन मुझे पता चल गया कि कौन से एरा से बिलोंग करती है। और वो एक एक करके सभी चीज़ें इन्फॉर्म करती है विद रेट्स के साथ में कि आखिर इस वाइन का कॉस्ट कितना होगा। यूँ तो यहाँ पर उसके ऊपर बहुत प्राउड फील करने लग जाता है। शाह सोच सकती है कि होता है कि शायद से मैं भी इसे ड्रिंक करके देखूं। बट वो जैसे उसे एक साथ ड्रिंक करने की कोशिश करती है, वो सबको स्पिट आउट कर देती है, और वो भी यहाँ पर यू के ऊपर। यू को बहुत गुस्सा आ जाता है, यहाँ पर वो शाह को मैनरलेस बनाने लग जाता है। शाह कहते कि माफ करना, मैंने कहा ना इसमें से फाउल स्मेल आ रहा है, ये सचमुच बहुत वियर्ड वाइन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डेजी बोलते कि मुझे पता है शाह, तुम यहाँ पर वाइन को लेकर यूज्ड टू नहीं हो, लेकिन तुम हान की दी गई वाइन को इस तरीके से इंसल्ट नहीं कर सकती। उसकी वाइन हमेशा एक्सीलेंट वाइन होती है,
तो फिर तुम ये नहीं कह सकते कि बुरा है जस्ट बिकॉज तुम्हें वाइन का टेस्ट नहीं पता है। इसी बात को सुनकर सभी लोग यहाँ पर शाह को जज करना शुरू कर देते कि शायद से यहाँ पर ये कंट्री साइड से बिलोंग करते इसलिए उसे इन चीजों को लेकर ज्यादा आइडिया नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हान यहाँ पर शाह से कहते कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। डीजी बोलते कि कोई बात नहीं हान, तुम्हें यहाँ पर उसका बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उसे सिखा दूंगी। और ये सुनते यहाँ पर हान हंसने लग जाता है। वो यहाँ पर हान से पूछता है कि तुम क्यों हंस रहे हो। हान कहते हैं कि शाह ने फिलहाल यहाँ पर जो कुछ भी कहा है वो एकदम सही कहा है। ऐसे भी ये कोई महंगे अल्कोहल नहीं है, ये तो एक नॉर्मल सी शॉप से लाई गई एक वियर्ड अल्कोहल है जिसमें सचमुच एक फाउल स्मेल है बिकॉज इसके अंदर मिक्सिंग की गई है। इसलिए मैं तो क्या यहाँ पर मिडिल क्लास वाले लोग भी ऐसे वाइन को पीना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन लगता है टीसी की नॉलेज कुछ ज्यादा ही है। यू को यहाँ पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। यू उस वाइन को लेकर टेस्ट करता है और वो खुद ही सारा वाइन स्पिट आउट कर देता है। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये एक चीप अल्कोहल होगा। वो दूसरा डेजी कुछ बोलने जाते कि इतने में यहाँ पर सभी लोग बात करने लग जाते कि डेजी तो झूठ बोलने में नंबर 1 है। वही दूसरी यहाँ पर हान शाह से कहता कि मुझे अच्छा लगा कि भले यहाँ पर ये वाइन मेरे घर से क्यों ना आई हो, तुमने एक्चुअल में अपना स्टेटमेंट क्लियर रखा कि तुम झूठ नहीं बोलने वाली हो। जस्ट बिकॉज यहाँ पर ये वाइन मेरे घर से है और ये चीज़ मुझे यहाँ पर तुम्हारी अच्छी लगी। तुम्हें यहाँ पर वाइन की टेक्सचर और उसके स्मेल से लेकर सभी चीज़ों का बहुत नॉलेज है और ये मैं समझ चुका हूँ। यहाँ पर डेजी को तो इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में वहां से चली जाती है और वो को यहाँ पर हान का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। इतने में यहाँ पर हान शाह के साथ नंबर एक्सचेंज कर लेता है और यहाँ पर होती है डेजी जो कि कार में बैठकर गुस्से में थी कि मैं यहाँ पर शाह को घर से निकाल के रहूंगी। अब तो इस घर में या तो वो रहेगी या तो मैं रहूंगी। एंड वही दूसरे वहां पर यू और वो दोनों आकर डेजी को कंसोल करना शुरू कर देते, ये कहते हुए कि तुम फिक्र मत करो, हान को यहाँ पर बुरा बिल्कुल नहीं लगा होगा। डेजी यहाँ पर इमोशनल बनने का नाटक करने लग जाती है और ऐसा प्रेटेंड करती कि जैसे सब कुछ यहाँ पर शाह की वजह से हो रहा हो। तो जैसे ही वहां पर शाह आती है, यू और वो यहाँ पर शाह को वार्निंग दे रहे थे, ये बताते हुए कि देखो लगता है तुम्हें पता नहीं है, यहाँ पर ओरिजिनली हमारे घर की जो बेटी है यानी कि डेजी, उसकी शादी ऑलरेडी यहाँ पर हान के साथ फिक्स हो चुकी है। तो अगर तुम हान के साथ इतनी क्लोजेस दिखाओगी तो डेजी को बुरा जरूर लगेगा। शाह सोचते कि कौन सी क्लोजेस, मैं तो ना सामने से कंपटीशन की बात की और मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, अब इसमें मेरी कौन सी गलती है। बारह का डेजी कहते कि नहीं नहीं भैया प्लीज आप दोनों मिलकर यहाँ पर शाह से कुछ मत कहिए। मैं समझ सकती हूँ शाह को यहाँ पर बचपन से लेके अब तक कभी अटेंशन नहीं मिला होगा ना, इसलिए इसलिए वो बस यहाँ पर सभी के सामने अच्छा बनना चाहती। लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इस मैटर को खुद ही सॉल्व कर लेंगे। और अब बारी आ जाती है घर आने की, तो फिर डेजी उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहती है, ये बोलते हुए कि वो शाह के साथ कुछ बातें कर 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 खुद आना चाहती है। वो और यू के जाने के बाद गुस्से में डेजी यहाँ पर शाह को कार में बैठने के लिए कहती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग जब जा रहे होते तब फाइनली यहाँ पर डेजी शाह के सामने अपना रियल साइड निकाली देती है। शाह पर चिल्लाते हुए वो भी बड़ी रूडली और बड़ी क्यूटली शाह कहते कि बस 2 दिन में यहाँ पर तुम मुझसे परेशान हो गए। और मेरी दूसरी ओर वो गाड़ी इतना स्पीड में चलाती है कि शाह को खुद घबराहट होने लग जाती है बिकॉज वो समझ जाती कि डेजी इतनी वियर्ड पर्सन है जहाँ पर वो अपनी चीजों की जिद को पकड़ कर कुछ भी कर सकती है। तो वो उस समय यहाँ पर कार से उतर जाती। डेजी तो शॉ को धक्का मारने जा रही थी, वो भी कार से, लेकिन वो खुद ब खुद टर्न लेकर शॉ की फोटो लेकर एक ऐसे पर्सन को भेज देती है जो कि अब डेजी के बदले काम करने वाला है, विच मीन्स यहाँ पर वो शॉ को इस दुनिया से इनविजिबल करने वाला है। एंड शॉ यहाँ पर अकेली होती है जहाँ पर उसके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा था और वो टैक्सी बुक भी नहीं कर पा रही थी। साथ साथ कोई भी टैक्सी या कार वहां से गुजर भी नहीं रही होती, रास्ता इतना सुनसान जो होता है। एंड शाह समझ जाते कि डेजी इस वजह से जानबूझकर उसे उसी रास्ते पर छोड़ के गई है। अब शाह को लगने लगता है कि उसे वॉक करके जाना होगा। इतने में वो आसपास सिग्नल ढूंढना शुरू कर देती है और जैसे सिग्नल मिलता है वो सोचती है यहाँ पर यू या वो को कॉल लगाकर हेल्प मांगने की, पर फिर उसे याद आता है कि वो लोग कितने ज्यादा गुस्सैल पर्सन है। तब उसे याद आता है कि उसने यहाँ पर हान के साथ में नंबर एक्सचेंज किया था, तब वो उसे कॉल करके यहाँ पर हेल्प मांगती है। हान यहाँ पर एड्रेस उसे सेंड करने के लिए कह देता है और जाने से पहले यहाँ पर वो अपने मॉम डैड से पूछता है कि क्या हमारे फैमिली का और शन फैमिली का कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। तब यहाँ पर उसके मॉम डैड उसे बताते हैं कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हान के ग्रैंडफादर ने क्रिएट किया था, जहाँ पर हान की शादी शन फैमिली की डॉटर के साथ फिक्स हुई थी।
तब वो उससे पूछने लग जाती है क्या वो कैंसिल हो चुकी है? तब वो लोग कहते हैं कि नहीं, कैंसिल करना तो मुश्किल है बिकॉज़ ये हमारे ग्रैंडपा डिसाइड कर चुका है। तो फिर यहाँ पर हान हाँ कह देता है, जिसे सुनकर अंकल आंटी हैरान थे कि ये अचानक से रेडी क्यों हो गया। तब वो उन्हें बता रहा होता है कि यहाँ पर शैन फैमिली की एक नहीं बल्कि 2 डॉटर्स है। शाह बाद में यहाँ पर वेट करने लग जाती है हान का कि उतने में वहाँ पर एक कार आती है। शाह को लगने लग जाता है कि हान आया होगा, लेकिन उस कार में से वो गुंडे बाहर निकलते, वही गुंडे जिन्हें यहाँ पर डेज़ी ने अपॉइंट किया हुआ था। शाह उन्हें यहाँ पर वार्निंग भी देती बट वो लोग उसकी बात सुनते नहीं है। तो वो समझ जाती है कि अगर मैं इन्हें पैसे दूंगी तो हो सकता है कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। तो वो उनसे कहते हैं कि देखो, मैं बहुत रिच हूँ, मैं तुम सबको इंडिविजुअली बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ। बट वो लोग यहाँ पर शाह के ड्रेस कोड से उसे एक रिच नहीं बल्कि एक पुअर लड़की समझ रहे होते। वो लोग कहने लग रहे थे कि हमें बताया तो था किसी ने कि तुम शैन फैमिली के डॉटर हो, बट हम इस बात पर बिलीव नहीं करते और लगता है कल से शैन फैमिली बिलीव नहीं करेगी। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो लोग उसे हर्ट करना शुरू कर देते। शाह बचकर जाने की कोशिश तो करती बहुत है, लेकिन वो लोग एक साथ इतने लोग होते हैं कि शाह यहाँ पर फिजिकली उनके साथ फाइट कर ही नहीं पाती। लेकिन तब वहां पर हान आ जाता है और शाह उससे हेल्प मांगती है। लेकिन अगर वो हेल्प नहीं भी मांगती तो भी ऑफ कोर्स यहाँ पर वो उसकी हेल्प करता। जहाँ पर तो हान के पास गन होती है और उसे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो गुंडे सभी के सभी लाइन से यहाँ पर नील डाउन कर बैठ जाते हैं। एंड हान यहाँ पर शाह को सॉरी बोलता है तेरी जाने के लिए। बट शाह को पता होता है कि इसमें हान की गलती है ही नहीं, ये लोकेशन इतना वियर्ड है। और वो डेजी जानबूझकर उसे ऐसी जगह पर छोड़कर गई है। यहाँ पर जानबूझकर वो मुझे छोड़ के गई है और ये गुंडे यहाँ पर आए ताकि नेक्स्ट डे वो लोग मेरी वीडियो को वायरल कर शेन फैमिली की रेपुटेशन को डाउन कर दे और शेन फैमिली कभी भी मुझे यहाँ पर अपनी डॉटर कंसिडर करे ना। और ऐसे भी मैं तो यहाँ पर शांति से बस अपनी लाइफ को नॉर्मली जीने के लाई थी। मुझे इन सभी लोगों से कोई अफेक्शन नहीं था, लेकिन मैं तो यहाँ पर उनका अपना ब्लड हूँ। तो एटलीस्ट मैं यहाँ पर वो सब कुछ डिजर्व करती हूँ जिस पर मेरा हक है। लेकिन मैंने तो यहाँ पर उस चीज़ को कुछ ज़्यादा इग्नोर कर दिया। आखिर कोई मेरी बातों पर क्यों नहीं बिलीव करेगा? जब यहाँ पर हानिस की सभी बातों को सुनता है, समझता है, उसे यहाँ पर शाह के लिए बुरा लगने लग जाता है कि अपने घर पर रहते हुए भी उसके लोग अपने नहीं है, अपना जैसा व्यवहार नहीं कर रहे और उसे अभी भी यहाँ पर वही लोनलीनेस ना फील होने वाला है। हान यहाँ पर शाह से पूछता है कि ठीक है, बताओ कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो? शाह कहते हैं कि वह सभी के सामने बहुत ही ज्यादा स्वीट और इनोसेंट गर्ल बनने का ड्रामा करती है। तो बस मैं सभी के सामने यहाँ पर डेज़ी का एक रियल फेस खोलकर रखना चाहती हूँ ताकि सभी को पता चले कि वो एक्चुअल में जैसी है वैसी दिखाती नहीं है। तब वो उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हूँ। शाह कहते हैं कि लेकिन फ्री में तुम मदद क्यों ही करोगे? हान कहता है कि सही कहा, तुम स्मार्ट हो, ऐसे भी इस दुनिया में आजकल कोई फ्री की चीज मिलती नहीं है। अच्छा है, ऐसे भी मैं फ्री में नहीं कर रहा था। शाम बोलते कि अगर तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर मैं तुम्हें पैसे दूंगी तो इतने पैसे नहीं है मेरे पास। हालांकि मैं रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पर फिलहाल अभी तक किसी ने मुझे कोई पैसे दिए नहीं है। तब वो उससे कहते कि देखो, पैसों की कमी मेरे पास है नहीं, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट डे घर का सीन देखते हैं जहाँ पर डेज़ी रो रो कर अपना मुंह बना कर रखी थी। सभी लोग अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते कि आखिर डेज़ी को हो क्या गया और शाह कहाँ पर है। तब डेज़ी को यहाँ पर सभी लोग प्रॉमिस करते कि तुम हमें बताओ, हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे। और डेज़ी तब बताने लग जाती है कि जब यहाँ पर हम कल घर की ओर आ रहे थे तब यहाँ पर कुछ गुंडों ने हमारा पीछा किया था और और शाह मुझे वहीं पर अकेले छोड़कर जा चुकी थी। जैसे तैसे मैं अपनी जान बचाते हुए वापस रिटर्न आई हूँ और मुझे शाह के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनते ही यहाँ पर उन दोनों भाइयों को शाह के ऊपर गुस्सा आने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर वो इतनी ज्यादा सेल्फिश कैसे हो सकती है। बिकॉज डेज़ी भी तो उसकी सिस्टर है, उसे भी तो यहाँ पर डेज़ी की हेल्प करनी चाहिए थी। इतने में वहां पर पुलिस आ जाती है एंड पुलिस वहां पर आते ही डेज़ी के बारे में पूछने लग जाती है। डेज़ी कहती है कि मैं डेज़ी हूँ, क्या आपको मेरी सिस्टर मिली? तब पुलिस यहाँ पे बताने लग जाती है कि आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, इसलिए हमें आपको अरेस्ट करके लेकर जाना होगा। वो लोग उसे यहाँ पर अरेस्ट कर लेते और सभी घर वाले पुलिस को रोक रहे होते, ये कहते हुए कि जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी। हमारी डेज़ी बहुत ही इनोसेंट और काइंड हार्टेड वुमन है, उससे कोई गलती भी नहीं हो सकती। पर पुलिस वाले बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए उसे ले चले जाते। यू का सारा डाउट यहाँ पर शाह पर चला जाता है कि जरूर शाह ने ये सब कुछ किया होगा जानबूझकर। फिर दूसरे बाद में यहाँ पर वो बैठ कर रो रही होती है। सभी घर वाले आ जाते हैं और वो लोग घर वालों को बता रहे थे कि हमने यहाँ पर गिरफ्तार इसे इसलिए किया था बिकॉज इसके अगेंस्ट यहाँ पर कंप्लेन फाइल हुई थी, बिकॉज जेसी की वजह से किसी और की लाइफ यहाँ पर असल्ट होने वाली थी। ये सुनते ही सभी लोगों को गुस्सा आ जाता है
कि आखिर वो कौन इंसान हो सकता है जो कि यहाँ पर डीसी को फंसाने की कोशिश कर रहा है और उसके खिलाफ ऐसे रूमर्स फैला रहा है। तब वहां पर शाह आकर कहते कि कंप्लेन मैंने फाइल की है। डीसी सोचने लग जाती कि बच कैसे गई, लेकिन वो नाटक करते हुए शाह के पास चली जाती है खुशी खुशी कि सिस्टर तुम सेफ हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम यहाँ पर कंप्लीटली सेफ हो। शाह यहाँ पर कहते कि ड्रामा करना बंद करो। यू और वो शाह पर चिल्लाना शुरू कर देते कि एक ने यहाँ पर हम सब तुम्हारी फिक्र कर रहे थे, ऊपर से तुम यहाँ पर डीसी को सुनाए जा रही हो तुम्हारी ही गलती की वजह से। डीसी कहते कि जाने दीजिए ना, अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, हमें यहाँ पर इस टॉपिक को वापस नहीं लाना चाहिए। शाह कहते कि क्यों वापस नहीं लाना चाहिए, सभी को पता चले ना कि तुम मुझे अकेली वहां पर उस रास्ते पर छोड़कर जा चुकी थी। ये सुनने पर सभी लोग हैरान थे, बिकॉज यहाँ पर डीसी के अकॉर्डिंग शाह से छोड़कर जा चुकी थी। पर शाह सभी को कहते कि ये लड़की मिलकर तुम सबका ब्रेन वॉश करिए, बट आप में से किसी को ये बात समझ ही नहीं आती। वो सभी लोग एक एक कर यहाँ पर शाह को कहते कि नहीं तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी, और शाह समझ जाती है कि इन दी एंड ये घर वाले तो किसी और का हिस्सा लेने वाले। पर जब वो उन्हें सच्चाई बताती है तब वो लोग हैरान थे, और वो लोग डेजी से पूछते कि क्या ये सब कुछ सच है। डेजी कहते कि नहीं, मैं अपनी सिस्टर के साथ ऐसा क्यों करूंगी, मैंने आप लोगों को जो बोला वही सच था। शाह कहते कि कितना झूठ बोलेगी, बस इतना ही नहीं, यहाँ पर इस डेजी ने उन गुंडों को हायर किया था मेरा असल्ट करने के लिए, ताकि मेरी रेपुटेशन डाउन हो सके और मुझे घर से निकाला जा सके। डेजी बोलते कि आखिर तुम ये क्या बातें कर रही हो, मुझे पता है कि तुम मुझसे जेलस फील करती हो, बिकॉज फैमिली मेंबर्स मुझसे इतना लव करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम इस तरीके के बेहुदा इल्जाम मुझ पर लगाओगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं घर से चली जाऊँ तो मैं ऐसे चली जाऊंगी, लेकिन मुझे इस तरीके से यहाँ पर बदनाम मत करो। आंटी यहाँ पर डेजी को रोकने लग जाती है और सभी लोग शाह पर चिल्ला रहे होते, ये कहते हुए कि डेजी इनोसेंट और काइंड वुमन है, वो ऐसा नहीं कर सकती। शाह कहते कि अच्छा अगर डेजी यहाँ पर काइंड है तो क्या मैं विशेष हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। यू कहते कि सही कहा, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे आने से ये सब कुछ हो रहा है। अंकल आंटी यहाँ पर शाह को समझा रहे होते कि हम भी तुम्हारी फिक्र करते, हम 20 साल से तुम्हें ढूंढते आ रहे थे, अब जब तुम घर पर आई हो तो हम तुम दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहते हैं। भले तुम मेरी बायोलॉजिकल बेटी हो, लेकिन डीसी भी मेरी बेटी जैसी है, जिसे मैंने बचपन से पाला पोसा है। यू और वो तो क्लियरली कह देते अगर इतनी ही प्रॉब्लम है घर वालों से तो घर से दूर रहो, लेकिन यहाँ पर डेजी घर से बिल्कुल नहीं जाने वाली है। शाह कहते कि पता था, सब पता था कि यहाँ पर कोई मेरी बातों पर बिलीव नहीं करेगा, इसलिए आप लोग खुद अपनी आंखों से एविडेंस देख लीजिए। इतने में यहाँ पर उस गुंडे को बुलाया जाता है, जहाँ पर वो कन्फेस भी करता है कि डेजी ने उन्हें पैसे दिए थे ये सब कुछ करने के लिए। बट डेजी सभी चीजों को शाह पर पलट देती है, कहते हुए कि ये शाह की प्लानिंग का हिस्सा है, कि शाह यहाँ पर डेजी को बदनाम करना चाहती है। यहाँ पर शाह उस गुंडे को एविडेंस दिखाने के लिए कहती है, जहाँ पर वो वॉइस रिकॉर्डिंग वो फोटोज से ये प्रूफ हो जाता है कि डेजी ने उसे यहाँ पर 5 मिलियन यौन दिए होते ये सब कुछ करने के लिए। पुलिस यहाँ पर डेजी को अरेस्ट कर लेती है और यहाँ से शाह घर पर जाकर सीधा अपना पैकिंग करना शुरू कर देती है, बिकॉज आखिर यहाँ पर उस घर पर वो क्यों ही रहे जहाँ पर उसकी सेल्फ डिग्निटी को क्वेश्चन किया जा रहा है और उसकी लाइफ ही यहाँ पर इतने खतरे में है। एंड जब वो जाने लग जाते तब सभी लोग यहाँ पर उसे रोकने लग जाते, सभी लोग मिलकर यहाँ पर शाह से माफी भी मांगते। शाह कहते कि मुझे ऐसी जगह रहना ही नहीं है जहाँ पर मुझे रहने भी ना मिले, इससे अच्छा तो मेरी स्ट्रगलफुल लाइफ ही थी। अंकल आंटी और दोनों ब्रदर्स शाह को रोक रहे होते, ये कहते हुए कि वो लोग शाह को बहुत वैल्यू करते। शाह कहते कि मुझे पता है कि आप लोग फिलहाल मुझे वैल्यू क्यों कर रहे, क्योंकि आपकी सो कॉल्ड प्यारी बेटी जेल में जाए, इसलिए आप चाहते कि मैं यहाँ पर उस केस को विड्रॉ कर लूँ, इसलिए सभी मिलकर मुझे बटरिंग करने की कोशिश कर रहे। जैसे ही वो जाने लग जाती यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे 30 मिलियन देगा। यहाँ पर यू भी उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे यहाँ पर एक लग्जरियस कार और एक विला गिफ्ट करेगा। इनफैक्ट अंकल भी यहाँ पर उससे प्रॉमिस करते हैं कि वो उसे कंपनी के 10% शेयर देंगे और मंथली प्रॉपर्टी पॉकेट मनी 5 मिलियन यॉन देंगे। साथ साथ आंटी भी प्रॉमिस करते कि वो उसे एक एंटायर आइलैंड गिफ्ट करेगी। ये सुनते ही यहाँ पर शाह डील क्लोज कर देती है और रेडी हो जाती है रुकने के लिए, कहते कि अब आप लोग जाकर यहाँ पर केस विड्रॉ कर सकते। फैमिली मेंबर्स में से यू और वो समझ जाते कि शाह के लिए यहाँ पर फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट पैसे, इसलिए इतना सब कुछ लेने पर उसे तुरंत ही रेडी कर लिया केस को विड्रॉ करने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर शाह बहुत खुश हो जाती है और वो एक गुड न्यूज हान को देने लगती है, बिकॉज ये एंटायर आइडिया यहाँ पर हान का ही था। हान कहते कि वेरी गुड, लेकिन हाँ अपना किया हुआ प्रॉमिस भूलना मत। शाह बोलते कि फिक्र मत करो, तुम्हारा प्रॉमिस भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डे बाद में यहाँ पर सभी लोगों के प्रोमिस के अकॉर्डिंग सभी लोग यहाँ पर शाह को बस सब कुछ देने लग जाते। शाह कहते कि वेरी गुड, अब यहाँ पर बैठकर टाइम बस मत कीजिए, जाकर यहाँ पर डेजी को सेव कर कर आ जाइए।
उन सभी के जाने के बाद शाह सबसे पहले यहाँ पर मिनी को कॉल कर बताती है कि मिनी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, बिकॉज अब वो ऑन करने लग गई है, तो फिर मिनी को ऑन करने की क्या ही जरूरत है। एंड उनके जाने के बाद वो उन्हीं रजिस्ट्रेशन बुक के साथ में डांस करना शुरू कर देती है। वही सभी घर वाले टीसी को लेकर वापस घर पर जाते हैं और अभी भी उसे वैसे ही बनाकर रखा था जैसे वो 2 साल की छोटी सी बच्ची हो। जिसके बाद में यहाँ पर टीसी अपना रोना गाना शुरू कर देती है। वो कहते कि मुझे पता है आप में से कोई भी यहाँ पर मुझे माफ नहीं करेगा, मैंने जो कुछ भी किया उस चीज के लिए। अंकल आंटी कहते कि हम तुम्हारे पेरेंट्स और हमारा फर्ज बनता है तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें माफ करने के लिए, और ऐसे भी हम समझ सकते। टीसी बोलते कि हाँ, मैंने ये सब कुछ सिर्फ जेलसी होने के कारण से किया, बिकॉज वो रियल डॉटर है ना, तो मुझे लगा कि आप लोग मुझे यहाँ पर घर से निकाल दोगे। वो और यू कहते कि देखो भले वो बायोलॉजिकल डॉटर है, लेकिन तुम हमारी शुरुआत से सिस्टर रही हो, हम तुम्हें कभी घर से नहीं निकालेंगे, हम सब ने तुम्हें माफ कर दिया। फिर डेज़ी जिद लगा देती है कि अब यहाँ पर मैं सिस्टर से बहुत माफी मांगूंगी ताकि वो भी मुझे माफ कर दे। तो वो लोग डेज़ी को बताते हैं कि वो तो तुम्हें माफ कर ही देगी, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारे जो 10% ऑफ शेयर से वो शाह को ट्रांसफर कर दिए गए। ये सुनते यहाँ पर डेज़ी के होश उड़ जाते, बिकॉज उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन अब क्या करे, फैमिली वालों के सामने डेज़ी को नाटक जारी जो रखना होगा। तो वो उनसे कहते कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी सिस्टर मुझसे और नाराज रहे। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर रात का सीन देखते हैं जहाँ पर डेज़ी चली जाती है अपने फेवरेट ड्रेस से अकेले बात करने के लिए। वो यहाँ पर अपने डैड से कहते कि डैड आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते, आप यहाँ पर मेरे 10% ऑफ द शेयर्स को उस विच शाह को कैसे सेल कर सकते। शाह यहाँ पर चुपके से उनकी बातों को सुन रही होती है। अंकल कहते कि बेटा तुम फिक्र मत करो, अभी अभी तो दिया है, देखना कैसे धीरे धीरे कर कर मैं उस लड़की से सब कुछ उसका छीन लूंगा। एंड डेज़ी से बोलते कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आपके रियल डॉटर हूँ, और ऐसे भी यहाँ पर आपने ये सारा का सारा प्लान किया था, लेकिन फिर अचानक से शाह ऐसे कैसे मिल गई। अंकल कहने लग जाते कि पता नहीं, लगता है यहाँ पर मेरी वाइफ की कनेक्शन कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, जहाँ पर 20 सालों बाद मिली तो मिली, वो भी अच्छी हालत में मिली है लड़की। शाह को यहाँ पर तब जाकर समझ आता है, उसे मिनी वाली बात तो याद आती है जहाँ पर मिनी ने उसे कहकर रखा हुआ था कि एक्चुअल में इन सभी चीजों की ओनर आंटी है, यानी कि शाह की मम्मा, और ये सब कुछ यहाँ पर उनके हस्बैंड हैंडल करते हुए आ रहे घर जमाई बनकर। उतने में यहाँ पर डीजे अपने डैड से पूछती है कि क्या सचमुच हान की शादी उसके साथ होकर रहेगी। अंकल कहते कि उसकी फिक्र मत करो, यहाँ पर ये शादी उनके फैमिली में से ऑलरेडी करवा दी गई थी, यानी कि सेट कर दी गई थी। और कुछ दिनों पहले मुझे हान के मॉम डैड का कॉल भी आया था, जहाँ पर वो बता रहे थे कि हान शादी करने के लिए रेडी है। ये सुनते ही यहाँ पर डेज़ी डबल खुश हो जाती है। शाह यहाँ पर समझ जाते कि बाप बेटी इन सभी चीजों में मिले हुए हैं। वही दूसरी यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर शाह हान को कॉल कर वो बातें बता रही होती है कि उसने यहाँ पर अपने डैड और उस अडॉप्टिव बेटी डीसी को आपस में बात करता हुआ सुना है। तब यहाँ पर हान को शक होने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे यहाँ पर शाह उठती है तब यहाँ पर उसके डैड आते और उसे यहाँ पर इवेंट के बारे में बता रहे होते। वो इवेंट जो कि यहाँ पर शाह के लिए ऑर्गेनाइज किया गया ताकि सभी के सामने उनकी रियल बेटी की आइडेंटिटी बाहर आ सके, यानी कि वो शाह को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवा सके। शाह यहाँ पर थैंक यू बोलकर चली जाती है हान से मिलने के लिए। एंड हान शाह को लेकर एक स्पेशल जगह पर जाता है, वो जगह जो कि सारा राज खोल कर रख देती है। एंड शाह यहाँ पर वैमा को देखती है। वैमा को देखती यहाँ पर शाह को वो अम्यूजमेंट पार्क वाला दिन याद आ जाता है, बिकॉज आखिरी बार वो किसी पर्सन के साथ थी तो वो वैगमा थी। एंड तब उसे समझ आता है कि वैंगमा ने यहाँ पर जानबूझकर उसे वहीं पर छोड़ दिया था। वैंगमा यहाँ पर बहुत माफ़ी मांग रही होती है और साफ साफ नजर आ रहा था कि जो की गई चीज़ है उन्हें उस चीज़ का बहुत रिग्रेट है। वो उनसे कहने लग जाती कि मैं सब कुछ नहीं करना चाहती थी, बट प्रेशर में आकर मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, मुझे माफ़ कर दो। हमें उस चीज़ का फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जब यहाँ पर शाह को किडनैप कर दिया गया था। वैंगमा बताने लग जाते कि मेरी की गई गलती की सज़ा मुझे भगवान ने ऑलरेडी दे दी है, मुझे मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। एंड यहाँ पर शाह को बस यही जाना था कि आखिर ये सब कुछ किसने किया होगा। वैंगमा बातों बातों में बता देती है उस पर्सन का नाम, विच मीन्स यहाँ पर शाह के खुद के डैड ने यह सब कुछ किया होता है। अब यहाँ पर शाह के डैड उसके बायोलॉजी का डैड है तो, पर साथ साथ यहाँ पर डीसी के भी बायोलॉजी का डैड है, बट डीसी की मॉम कोई और ही है। लेकिन ये बात यहाँ पर अब तक मिसेस शन को बिल्कुल भी नहीं पता। शाह यहाँ पर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिकॉज वो भी तो उनकी खुद की बेटी है, आखिर वो अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वैंगमा यहाँ पर शाह से प्रॉमिस करती है कि अगर अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि वैंगमा से करने से शाह को खुशी मिलेगी तो वो ज़रूर करना चाहेंगी। लेकिन शाह यहाँ पर हान से कहते कि मुझे बस यहाँ से जाना, बिकॉज मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, और वो उसे लेकर वहाँ से जाने लग जाता है।
इसके बाद में हम यहाँ पर उस इवेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग उस इवेंट में मौजूद होते हैं एंड सभी लोग यहाँ पर शन फैमिली को कंग्रेचुलेट कर रहे थे बिकॉज उन्हें यहाँ पर उनकी खुद की बेटी वापस से मिल चुकी है। उस समय यहाँ पर यू तेजी से कहता है कि देखो, आज के इस इवेंट को दिल पर मत लेना, ऐसा समझना जैसे कोई बुरा सपना और उसे भूल जाना। तब यहाँ पर इतने में ही शाह की एंट्री हो जाती है जहाँ पर अंकल सभी के सामने शाह को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और शाह को भी सभी लोगों से शाह उन सभी लोगों को यहाँ पर ग्रीट करने लग जाती है। और तब वहाँ पर हान आ जाता है। हान को देखते यहाँ पर डेज़ी बहुत खुश होती है बिकॉज उसे लग रहा होता है कि हान उसके साथ जो शादी करने वाला है। और मन ही मन वो समझ जाती है कि भले यहाँ पर सभी के सामने तुम्हारी आइडेंटिटी एज अ शन फैमिली के रियल डॉटर क्यों ना हो, शादी और लाइमलाइट तो मैं ही चुरा कर लेकर चली जाऊंगी। और इस समय यहाँ पर हान के मॉम डैड भी आए होते जहाँ पर शाह को उनसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इतने में यहाँ पर डेज़ी चली जाती है बटरिंग करने के लिए आंटी और अंकल की तारीफ करते हुए। तब यहाँ पर डेज़ी के डैड बताने लग जाते हैं कि डेज़ी और हान के बारे में तो क्या ही बोलूं, भूलना नहीं आप कि आखिर यहाँ पर आपके फादर इन लॉ ने क्या डिसाइड किया था। हान के मॉम डैड कहने लग जाते कि ज़रूर, जब ये रिश्ता हमारे एंसेस्टर्स ने डिसाइड कर लिया तो फिर हम कौन होते इसे यहाँ पर क्लैश करने वाले। और यही प्लान यहाँ पर डेज़ी और उसके डैड का होता है कि ये इवेंट को वो लोग यहाँ पर एक डिफरेंट इवेंट में कन्वर्ट कर देंगे जहाँ पर डेज़ी और हान की शादी का अनाउंसमेंट हो जाएगा, विच मीन्स यहाँ पर उनके न्यू रिश्ते की शुरुआत होगी। और वही दूसरे यहाँ पर सभी लोग इस बात में इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि अब तो यहाँ पर शन परिवार की दो बेटियां हैं, तो अगर शादी फिक्स हुई है तो फिर ये शादी होगी किसके साथ में। मनी मन डेज़ी खुश थी बिकॉज उसे 100% पता था कि ये शादी उसी के साथ होने वाली है और वो शाह फेक होप लेकर बैठी होगी। तब यहाँ पर अंकल और आंटी यानी दोनों फैमिली के मॉम डैड एक दूसरे से बातें करने लग जाते। हान यहाँ पर यू और वो को कहता है कि अब से मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ, तुमसे बड़ा बन चुका, तुम दोनों को मुझे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। यू भी यहाँ पर खुश हो जाता है टीजी के लिए। टीजी यहाँ पर यू को टीज करने से मना करती है। हान के डैड हान से कहते कि जाओ जाकर यहाँ पर उनकी डॉटर को प्रपोज कर दो, क्या अभी ये मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा। डेज़ी तो टमाटर की तरह लाली हो जाती है बिकॉज अब यहाँ पर हान सभी के सामने उसे प्रपोज करने वाला है। एंड यहाँ पर हान जाकर शाह को प्रपोज कर देता है। सभी लोग यहाँ पर खुश थे कि जरूर यहाँ पर हान को पता है कि वही इस घर का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर उसने यंग लेडी को ही सिलेक्ट किया है। ये चीज़ देखकर यहाँ पर तो अंकल आंटी भी कंफ्यूज थे, खासकर अंकल तो नर्वस हो जाते हैं कि आखिर तुम ऐसा मजाक नहीं कर सकते। हान कहते कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आंटी बोलती कि देखो, डेज़ी यहाँ पर पहले से थी, शादी तो डेज़ी के साथ और ऑलरेडी तुम्हारे बीच। बट हान कहते कि नहीं आंटी, लगता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरी और डेज़ी के बीच कभी से कुछ नहीं था। माना कि मैं उसके साथ बहुत स्वीट बिहेव करता था, वो इसलिए बिकॉज यहाँ पर वो मेरी खुद की यंगर सिस्टर जैसी थी। एंड यहाँ पर वो शाह को शादी के लिए वापस से पूछता है, जहाँ पर डेज़ी चिल्लाकर डिसएग्री बोलती है और जाकर शाह को धक्का मार देती है एंड कहती कि मैं इस शादी को अप्रूव नहीं करूँगी और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर ये मजाक घर पे से किसी को नहीं अच्छा लगता। सभी लोग यहाँ पर बस यही समझा रहे थे कि नहीं, हान की शादी टीसी के साथ ही होनी चाहिए। जहाँ पर फिर बाद में शाह अपने राइट्स के लिए फाइट करने लग जाती है। वो कहती कि क्यों नहीं, हान ने सामने से मुझे प्रपोज किया, क्या मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ? मैं तो आप लोगों की बायोलॉजिकल बेटी हूँ, लेकिन इसके बाद यहाँ पर मुझे मेरा हक बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अंकल यहाँ पर पूरी कोशिश करते कि यहाँ पर वो इस रिश्ते को तोड़वा सके। फिर तो सर आंटी यहाँ पर शाह से वादा करती कि वो उन्हें कुछ भी दे के रहेगी, लेकिन ये शादी ऐसे नहीं होनी चाहिए। गुस्से में जाकर डेज़ी वास उठा लेती है और वास यहाँ पर शाह को मारने वाली थी, बट यहाँ पर हान बीच में आकर उसे प्रोटेक्ट करता है और उस वास को वहीं पर तोड़ देता है। तो फिर डेज़ी यहाँ पर उस वास को अपने गले पर लगा लेती है और इस टुकड़े को देखकर धमकी देने लग जाती है कि अगर यहाँ पर ऐसे ही होना तो मैं ये सब कुछ कर कर रहूँगी। सभी लोग यहाँ पर फैमिली वाले को जज करने लग जाते कि लोग यहाँ पर एक अडॉप्टिव बेटी को तो ऐसे ट्रीट कर रहे जैसे वो उनकी खुद की बेटी हो, और खुद की बेटी को ही वह सारे हक नहीं दे रहे। इतने में अंकल के मुंह से निकल जाता है कि डेज़ी मेरी बायोलॉजिकल बेटी है। तब यहाँ पर शाह कहते कि फाइनली आपने बात कह ही दी। अंकल हेजिटेट करते हुए कहते कि देखो, माना वो अडॉप्टिव बेटी है, लेकिन बार बार उसे अडॉप्टिव बोलने की जरूरत नहीं है, उसका भी दिल है। शाह कहते कि अच्छा, और क्या मेरा दिल नहीं है? और वो सचमुच आपकी अडॉप्टिव बेटी है। एंड यहाँ पर शाह सभी के सामने बता देती है कि 20 साल पहले आपने मेरे साथ जो किया वो ठीक बिल्कुल नहीं किया। शाह की मम्मा यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाती और वो शाह को यहाँ पर सभी बातें कहने के लिए कहती है, जहाँ पर शाह सभी के सामने अपनी डैड की की हुई गलती को कन्फेस कर देती है और ये भी बताती कि डेज़ी कोई अडॉप्टिव नहीं है, बल्कि उनकी खुद की बायोलॉजिकल बेटी है, एक मिस्ट्रेस के साथ में की गई।
जहाँ पर सभी लोग शॉक थे। तब डेज़ी और अंकल बस यही प्रूव करने पर तुले हुए थे कि शाओ यहाँ पर झूठ बोल रही है। लेकिन वहाँ पर वैंग मा आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। वैंग मा नील डाउन करते हुए रोते हुए अपनी सारी गलतियाँ और सभी चीज़ों को कबूल करना शुरू कर देती है। तब इनका एक और ड्रामा शुरू हो जाता है कि यहाँ पर वैंग मा को पैसे दिए गए, लेकिन हान सभी के सामने यहाँ पर अंकल का और डेज़ी का डीएनए टेस्ट का रिजल्ट दिखा रहा होता है, जो कि पॉजिटिव निकला है। और अब यहाँ पर सबके सामने सच आ चुका था। आंटी और दोनों ब्रदर्स जेन्युइनली यहाँ पर शाह से बहुत माफ़ी मांगते कि उन्होंने यहाँ पर शाह को इतना मिसअंडरस्टैंड किया और उसकी बातों को बिल्कुल नहीं समझा। उन्होंने यहाँ पर हमेशा से डेज़ी को प्रायोरिटाइज किया। शाह यहाँ पर सभी को बता रही होती कि मैं तो इस फैमिली में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रगल्स कम करने के लाई थी। मुझे लगा था कि इस फैमिली में आऊँगी, पैसे मेरे पास होंगे और मुझे क्या चाहिए। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि फैमिली पैसे से ज़्यादा यहाँ पर फैमिली मैटर करती। लेकिन ये कौन सी फैमिली है जो कि मुझे यहाँ पर मेरे राइट्स नहीं दे रही है, इसलिए मैं इस फैमिली में नहीं रहना चाहती। सभी के सभी यहाँ पर रो भी देते और उसे इंसिस्ट भी करते ये फैमिली नहीं छोड़कर जाने के लिए। बट शाह यहाँ पर अपना डिसीजन नहीं बदलती है। वो कहती कि आई विश नेक्स्ट लाइफ में यहाँ पर मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छे से मिलूँ और कभी वापस गुम ना हो, तो शायद से मैं आप लोगों को माफ़ कर दूंगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो चली जाती है हान के साथ अपनी कंप्लीट ज़िंदगी स्पेंड करने के लिए। और यहाँ पर तो वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन निकल कर बाहर आती है, जिसके बहुत सालों बाद यहाँ पर आंटी और उनके ब्रदर्स ने बिल्कुल होप नहीं छोड़ा था। आंटी वहाँ पर शॉ के साथ आती है उससे मिलने के लिए, एंड तब यहाँ पर वो उसे कार्ड और साथ ही साथ एक एग्रीमेंट दे रही थी, जो कि यहाँ पर वो सब कुछ बिलोंग करता है आंटी को और उसके भाइयों को, जो सब कुछ यहाँ पर वो शाह को देखकर बस ये समझाना चाहते कि वो शाह का अभी भी घर पर इंतज़ार कर रहे। तब यहाँ पर शाह उन्हें थैंक यू बोलती और प्रॉमिस करती कि वो ज़रूर आएगी। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर हैप्पीली एंड हो जाता है।